जीएसटी 9 की टेबल 8 जिसके अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, टेबल 8 के अंदर 6 सेक्शंस होते हैं रिलेटेड टू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। टेबल 8A से लेके 8F तक। फ्रेंड्स, टेबल 8A की बात करते हैं स्टार्टिंग में। टेबल 8A ऑटो पॉपुलेट होती है और नॉन एडिटेबल होती है। ये जीएसटीएन के द्वारा ऑटो पॉपुलेट की जाती है। इसका जो बेसिस होता है ऑटो पॉपुलेट करने का, वो जीएसटीआर 2B की टेबल नंबर 3 एंड 5 होता है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि इस जीएसटीआर 8A के अंदर केवल वैल्यूज, रेलेवेंट नेचर्स और अमाउंट ऑफ टैक्स दिया जाता था। तो एसएससी को कंफ्यूजन होता था कि ये जो है कहाँ से आया, कैसे आया। फिर जीएसटी ने क्या किया कि इसकी इनवॉइस वाइज डिटेल भी देना स्टार्ट कर दिया। इनवॉइस वाइज डिटेल को आप एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में सर्विसेज पे जाइए, वहाँ पर रिटर्न पर क्लिक कीजिए, एनरोल रिटर्न, और उसके बाद में फॉर्म जीएसटीआर 9 प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल होगा जिसके अंदर 5 शीट कंटेंट्स होंगी। पहली शीट आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि इस फंक्शनलिटी को यूज़ कैसे किया जाता है। शीट 2 में B2B इनवॉइस जो सप्लायर ने अपलोड की है वो होगी। शीट 3 के अंदर B2B अमेंडमेंट जो सप्लायर ने किया है वो आएगी। शीट 4 में आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से रिलेटेड डिटेल होंगी और शीट 5 में उनका अमेंडमेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि ये जो टेबल 8A है वो टेबल 3 एंड 5 जीएसटी 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है। तो B2B की इन्फॉर्मेशन टेबल 3 से आती है और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की इन्फॉर्मेशन टेबल 5 से आती है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात की यह है कि ये जो टेबल 8 है, फॉर एग्जांपल FI 22-23 की जो टेबल 8 है, उसके अंदर 30 नवंबर 2023 से 23 तक आपके सप्लायर ने आपके अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की इनवॉइसेस को अगर अपलोड कर दिया है तो वो इसके अंदर कंसीडर कर दिया जाएगा। अभी हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस टेबल 8A में जीएसटीएन ने 10 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑटो पॉपुलेट कर दिया जो कि नॉन एडिटेबल है। इसके बाद में आती है टेबल 8B। टेबल 8B बेसिकली होती क्या है आपकी, उस फाइनेंशियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा। तो अभी हम FI 22-23 की फाइल कर रहे हैं रिटर्न जीएसटीआर 9। तो अप्रैल 22 से लेकर मार्च 2023 तक आपने कितनी आईटीसी ली है, ये टेबल 8B में आती है। अब ये टेबल 8B भी ऑटो पॉपुलेट होती है और नॉन एडिटेबल होती है। फर्क इसमें इतना है कि ये जीएसटीएन के द्वारा ऑटो पॉपुलेट नहीं की जाती है। ये जब हम जीएसटीआर 9 भरते हैं तो उसमें टेबल 6B एंड 6H होता है। ये H है। इस H से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग टेबल भरते हैं यहाँ पर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। अगर हम टेबल 6 को देखने जाएं तो टेबल 6 बोलती है कि डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे मैंने बताया FI 22-23 में जितना भी हमने आईटीसी अवेल्ड किया है वो टेबल 6B और 6H के अंदर आएगा। अब ये 6B ऑटो पॉपुलेट इसका बेसिस क्या होता है, तो अगेन इसका बेसिस होता है आपका जीएसटीआर 3B। टेबल 6 जो बोलती है वो बोलती है कि इन्फॉर्मेशन को इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स में अवेलेबल कराइए। टेबल 6B के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपने जितनी भी इनवर्ट सप्लाई की है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा इंपोर्ट को और ऐसी सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज इंक्लूड होती है। लेकिन अगर आप कोई SEZ से सर्विसेज ले रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई अदर देन RCM और इंपोर्ट इसके अंदर आता है। टेबल 6H बोलता है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। तो जैसे 180 डेज वाला है, हमने कोई आईटीसी 6B में क्लेम की थी लेकिन बाद में उसको रिवर्स कर दिया। और जब रिक्लेम करते हैं, अब रिक्लेम हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हो सकता है क्योंकि रिक्लेम करने की कोई भी टाइमलाइन नहीं है। तो ऐसी रिक्लेम जो हमने अवेल्ड करके रिवर्स किए और फिर रिक्लेम किए वो टेबल 6H में आनी चाहिए। ध्यान रखिए अगर ऑलरेडी वो 6B में आपने कंसिडर कर लिया तो फिर वो 6H में नहीं आएगी, अदरवाइज डबल डबल आईटीसी क्लेम हो जाएगा। तो ये 6B और 6H से आपकी 8B बनती है। अब फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 8A के अंदर जो हमने आईटीसी ली है वो तो लिए 30 नवंबर 2023 तक, लेकिन 8B में जो हमने आईटीसी ली है वो हमने क्या लिया है कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की कितनी आईटीसी ली। अब ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल 2023 से लेकर 30 नवंबर के बीच में मैंने कुछ आईटीसी क्लेम की हो जो रिलेटेड टू अप्रैल 2022 और मार्च 2023 तक है। तो उसके लिए जो है वो 8C आ जाती है। 8C बोलती है कि ऐसी आईटीसी जो रिलेटेड तो है अप्रैल 2 से मार्च 2023 तक, अप्रैल 22 से 2000 मार्च 2023 तक, लेकिन आपने उसको क्लेम किया अप्रैल 2023 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, जो कि जीएसटीएन परमिट करता है। तो ऐसी आईटीसी का जो अमाउंट है वो आपको 1.2 का
वो यहाँ पर दिखाना होगा 8C के अंदर। अब फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिए कि अगर आप इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं तो जीएसटीआर 9 की जो टेबल नंबर 13 है उसमें ये अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि वो आईटीसी वो टेबल ये बोलती है कि आपने आईटीसी अवेल्ड की है रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कौन से पीरियड में, अप्रैल 2023 से लेकर 30 नवंबर तक। तो 8C का जो रिकन्सिलेशन होगा वो आपके टेबल नंबर 13 से होगा। फ्रेंड्स इसके बाद में आता है जो टेबल 8D। 8D क्या बोलता है कि 8A में आया है आपका 10 करोड़, 8B में आपने दिखा दिया 8 करोड़, 8C में आपने दिखा दिया 1.2 करोड़। सो जो डिफरेंस 80 लाख है वो क्या है, तो वो या तो आपका 8E या 8F में जाएगा, जो बोलता है कि आईटीसी अवेलेबल तो था लेकिन आपने उसको अवेल नहीं किया, या वो अवेलेबल तो था बट इनएलिजिबल हो गया। फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक सिनेरियो और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पर 8 करोड़ है और 8C में आपने 3 करोड़ ले लिया, तो यहाँ पर अब मेरा हो गया 11 करोड़, कि जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही थी 8A में उससे ज़्यादा 1 करोड़। अब ये किस सिनेरियो में आ सकता है कि आपने आईटीसी ले ली लेकिन सामने वाले ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी तो 2B में डेटा नहीं आया, 2B में डेटा नहीं आया तो 8A में यहाँ पर जो है आपके डेटा नहीं आया। या फिर एक हो सकता है कि उसने 30 नवंबर के बाद में जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी और इससे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी तो ये असेसिंग ऑफिसर के आइज में जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चलो पॉजिटिव आई 80 लाख रुपए, अब इसका बाइफिकेशन देना है। अब पहली बात तो ये 80 लाख रुपए पॉजिटिव क्यों आई, इसका आरएनडी करना होगा। तो कुछ रीजन हो सकते हैं। इनवॉइस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, नो वाई। पहला होता है रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट, कि आपके जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर ने इस 80 लाख में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको रिवर्स चार्ज वाई किया है। रिवर्स चार्ज वाई किया है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो आपको टैक्स पे करना है, आपको टैक्स पे करना है तो उसका ऑटोमेटिकली क्लेम मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके इनएलिजिबल में चले जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो मैंने आईटीसी यहाँ पर बताई है 8B के अंदर, तो वो देख लीजिए आप यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स और इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब इसका रिकन्सिलेशन होता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपके 8A में ऐसे डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो इनएलिजिबल में चल जाएंगे। अब पीओएस में कि सप्लायर का स्टेट और पीओएस सेम है लेकिन रेसिपिएंट का स्टेट डिफरेंट है, मतलब कि सप्लायर महाराष्ट्र में है, उसने पीओएस महाराष्ट्र के डाला लेकिन रेसिपिएंट जो है राजस्थान में है, तो इस केस में इनएलिजिबल आईटीसी हो गई, क्योंकि जिस स्टेट में आप रजिस्टर हो अगर अदर देन उस स्टेट के अदर देन पीओएस है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो फॉर आईटीसी के लिए। जीएसटीएन इज अमेंडेड, आपके सप्लायर ने आपकी इन्वॉइसेस डाली आपसे रिलेटेड, 2B में रिफ्लेक्ट हुई लेकिन कुछ कुछ पीरियड के बाद में उसने उसको अमेंड कर दिया, तो जो अमेंडेड रजिस्ट्रेशन है ये बेनिफिट आईटीसी का बेनिफिट उस अमेंडेड रजिस्ट्रेशन को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम, जो डॉक्यूमेंट डेट है वो सप्लायर की ऐसे डेट में से रिलेटेड हो रही है जब वो कंपोजिशन स्कीम में था, तो कंपोजिशन स्कीम वाला आपसे टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए भी इस तरीके की आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगी। इनवॉइस डेट जो है वो सप्लायर के जीएसटीएन की कैंसिलेशन डेट के होने के बाद है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी आपके इनएलिजिबल आईटीसी में चले जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 कट ऑफ डेट के बाद में फाइल किया है, तो यहाँ पर वो 30 नवंबर है तो उसके बाद में भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। ऊपर वाले तो रीजन ऐसे थे जो जीएसटीएन देता है। अब कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जो हमको भी आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि कुछ इन्वॉइसेस हमारे 8A में रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन उनसे हमने परचेज ही नहीं किया, जब परचेज ही नहीं किया तो हम एलिजिबल ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली इनएलिजिबल हो जाएंगी। फिर हो सकता है कि जो क्रेडिट है वो 2A में तो दिख रही है लेकिन जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस वाली हो गई, ब्यूटी पार्लर वाली हो गई, जिसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं है और 2A में दिखेंगी लेकिन हम एलिजिबल ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमने जब अकाउंटिंग की हो तो उसको डायरेक्टली कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया हो, तो ऐसी आईटीसी भी इनएलिजिबल हो जाएगी, ये भी हमको देखना है। फिर होता है कि ट्विन रिपोर्टिंग हो रही है, जैसे कि एयरलाइंस का हमने बिल बुक किया, हमने कमीशन को भी एजेंट पे किया, अब क्या होता है कि कमीशन भी अपना इन्वॉइस डालता है और एयरलाइन भी अपना इन्वॉइस डालती है बेसिक अमाउंट का, तो दो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये टोटल जीएसटीआर टेबल 9 की जीएसटीआर 9 की टेबल 8 थी, जो एक समराइज वे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन जय जय भारत, धन्यवाद।